गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं का विषय विज्ञान अध्याय 1 फसल उत्पादन एवं उसका प्रबंध के बारे में सेकेंड वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्योंकि हमने फर्स्ट वीडियो पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि फसल उत्पादन उसके प्रबंधन में फसलों के उत्पन्न करने की कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो उसमें हमने सबसे पहले मिट्टी की तैयारी करी थी। मिट्टी की तैयारी के बाद हमने उसमें बुवाई करी थी। बुवाई करने के बाद उसमें खाद और उर्वरक मिलाया और उसके बारे में खाद और उर्वरक तक हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था। अब हम अगले वीडियो में जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, ये सेकेंड वीडियो में, इसमें हम फसल जो होती है, फसल को उत्पादन करते हैं, तो उसमें अब हम अगले स्टेप पर पहुंचते हैं। तो अगला स्टेप उसका है सिंचाई। फसल जो हम उत्पादन करते हैं, अब उसका सिंचाई के बारे में बच्चों, हमने सिंचाई के बारे में कल देखा था, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को यह बता देना चाहती हूँ कि सिंचाई में हम फर्स्ट तो छिड़काव तंत्र का उपयोग करते हैं। और दूसरा हम इन दोनों का उपयोग हम करते हैं, छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र। छिड़काव तंत्र में छींटे के रूप में, बारिश के रूप में पानी देते हैं और ड्रिप तंत्र में बूंदों के रूप में पानी देते हैं। तो यह हमने कल तक देखा था। अब हम आगे क्या देख रहे थे? खरपतवार से सुरक्षा। अब खरपतवार से सुरक्षा कैसे की जाती है वो भी हमने कल देखा था। छिड़काव किया जाता है, निराई किए जाते हैं, जो खरपतवार होता है उसको हटाया जाता है, जो अवांछित पौधे हो जाते हैं उसको हम हटा देते हैं, तो उससे खरपतवार से सुरक्षा हो जाती है। अब हम अगली कड़ी में पहुंचते हैं। अगली कड़ी है हमारी कटाई। तो खरपतवार से सुरक्षा, जब फसलें एक तौर से, पूरी तौर से मतलब क्या हो जाता है, तैयार हो जाती है और फसल पक चुकी है, उसको काटने का समय आ चुका है, तो हम उसकी कटाई करेंगे। फसल मान लो सोयाबीन बोया हो, तो सोयाबीन पक चुका हो, सूख गया हो, तो उसको काटने का समय आता है, तो हम उसे कटाई करते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक होता है कटाई करना, फसल की कटाई करना। अब फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। फसल पक जाने के बाद उसे काटना क्या कहलाता है? कटाई। कटाई के दौरान या तो पौधों को खींचकर उखाड़ लेते हैं या फिर उसे धरातल के पास से काट लेते हैं, मतलब जमीन के पास से, मान लो जमीन है उसके पास से काट लेते हैं, तो वो कटाई कहलाते हैं। जब एक अनाज फसल को पकने के लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है, तो उसमें हमारे देश में क्या करते हैं? दरांती के द्वारा काटते हैं और हाथ के द्वारा कटाई की जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं? दरांती। पुस्तक में दरांती का चित्र भी दे रखा है। और फिर अगला क्या है? अथवा एक मशीन का भी उपयोग किया जाता है जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्वेस्टर कहते हैं। उसके द्वारा भी फसल काटी जाती है और बीजों और दाने को अलग किया जाता है और भूसे को भी अलग किया जाता है, तो वो थ्रेशिंग विधि कहलाएगी। भूसे और दाने को अलग करने की विधि को हम क्या कहते हैं? थ्रेशिंग विधि कहते हैं। यह कार्य कंबाइन मशीन द्वारा किया जाता है।
कंबाइन मशीन भी दिखाई गई है चित्र में, जो वास्तव में कैसी दिखाई देती है। कंबाइन जो मशीन होती है वो वास्तव में थ्रेशिंग और हार्वेस्टर का एक संयुक्त है, मतलब दोनों मिलाकर जो मशीन बनती है उसे हम क्या बोलते हैं, कंबाइन मशीन। उसका भी चित्र किताब में दिखा रखा है, कंबाइन मशीन। अब हम काटेंगे। कटाई के बाद कभी कभी तने के टुकड़े खेत में रह जाते हैं तो किसान जला देते हैं। तो इन टुकड़ों को जलाने का कारण चिंतित है कि जानते उससे प्रदूषण होता है, खेत में पड़ी फसल अगर जलने का खतरा भी रहता है। कर विनोइंग अलग कर दें। अब कटाई पर फिर फसल कटने के बाद क्या करते हैं लोग, जो किसान होते हैं वो कटाई पर्व मनाते हैं। जब सभी फसल को काट कर इकट्ठा कर लिया जाता है तो वो अपनी फसल कितनी हमें उपज मिली है उस खुशी में एक पर्व मनाते हैं, और यह पर्व बड़ी खुशी से मनाते हैं, हर्षोल्लास के साथ खुशी से होता है, और पुरुष महिलाएं सभी मिलकर यह पर्व मनाते हैं। और कटाई ऋतु के साथ कुछ विशेष पर्व भी मनाए जाते हैं, जिसे कभी पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली यह भी कहते हैं। अब फसल की कटाई हो चुकी, फसल क्या पर्व मना लिया, जब खुशी से उस पर्व को मना लिया, तब अब क्या करेंगे, जो अनाज दाने दाने जो अलग किए हैं उसका रख रखाव, उसको कहीं ना कहीं तो रखना पड़ेगा, वो वैसे तो पड़ा नहीं रहेगा जहाँ रखा है वहाँ, इसलिए उस अनाज का क्या करेंगे हम, भंडारण करेंगे। भंडारण मतलब उसका रख रखाव, उसको कैसे स्थान पर रखा जाता है, कहाँ रखा जाता है, उसके लिए उसका भंडारण करते हैं, कहाँ रखना है कहाँ नहीं रखना है। तो उत्पादन भंडारण कार्य एक महत्वपूर्ण, मतलब फसल का उत्पादन तो हो चुका, अब उसको रखना जरूरी है। तो नमी, कीटों, चूहों की कई प्रकार के कीट पड़ जाते हैं गेहूं में, सोयाबीन में, ऐसे, तो उनसे बचाने के लिए, उनसे सुरक्षित रखने के लिए किसी ऐसे स्थान पर रखेंगे, बीजों को अच्छी तरह से सुखा कर फिर किसी अच्छे स्थान पर भंडारित करते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, नीम की पत्तियां डाल देते हैं, या अभी इस टाइम में बहुत प्रकार की टेबलेट आती है तो उसमें मिला देते हैं, तो कीट कीटाणु से उनकी सुरक्षा की जाती है। किसी धातु के बड़े पात्र में, जूट के रेशों के पात्र में, और बांस के जो होते हैं उसके पात्र में जो बनाए जाते हैं लकड़ी के, उस प्रकार से उसका भंडारण किया जाता है। परंतु बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण क्या कहलाता है, साइलो। क्या कहलाता है, भंडारण। तो उस बड़े पैमाने पर भंडारण को जो कहलाता है साइलो, साइलो कहलाता है। बड़े पैमाने पर जिसका भंडारण किया जाता है उसे साइलो कहते हैं, जिसका चित्र हमें यहाँ पर दिखा रहा है। इस प्रकार से इसका भंडारण किया जाता है। अब इस प्रकार से नीम की सूखी पत्तियां भी अनाज के भंडारण के लिए उपयोग किए जाते हैं, और अनाज सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए रासायनिक उपयोग भी किए जाते हैं। मान लो कोई सी टेबलेट आती है जो अनाज के अंदर रख देते हैं तो धान अच्छा बना रहता है, उसमें किसी प्रकार से क्या सूक्ष्म जीव और नमी नहीं होती है। अब हम अगला अपना टॉपिक पढ़ेंगे, जंतुओं से भोजन। जंतुओं से हमें क्या क्या भोजन प्राप्त होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो दूध हमें कहाँ से प्राप्त होता है, सबसे पहले हम देखेंगे दूध हमें कहाँ से प्राप्त होता है। तो किसी न किसी जंतु से हमें दूध प्राप्त होता है, और इसी प्रकार से पशुपालन, खेती के साथ साथ लोग क्या करते हैं, पशुपालन करना पड़ता है, क्योंकि हमें हर चीज़ों की जरूरत पड़ती है जो जंतुओं से हमें प्राप्त होता है, तो इसलिए हम पशुपालन करते हैं। तो जंतुओं से कई प्रकार की चीजें हमें प्राप्त होती है। जैसे किसी ने भेड़ पालन किया तो उन्हें ऊन प्राप्त
उनके लिए मटन चिकन जो खाना रहता है उसके लिए भी वो जंतुओं से ही हमें प्राप्त होता है। तो इसलिए लोग क्या करते हैं, जो किसान लोग होते हैं कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं, तो वो हमें जंतु से प्राप्त होता है। तो हम देख सकते हैं हमने अभी सीखा कि फसल उत्पादन के लिए विभिन्न चरण हैं, बीजों का चयन, बुआई इत्यादि। इसी प्रकार घरों में अथवा फार्म पालने वाले पालतू पशुओं को उचित भोजन, आवास, देखभाल की आवश्यकता होती है। जब बड़े पैमाने पर यह किया जाता है उसे क्या कहते हैं, पशुपालन। मछली स्वास्थ्य और के लिए अच्छा आहार है। में मछली के कोड लिवर से जो तेल मिलता है इसे विटामिन डी हमें अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। तो ये क्या हमें जंतुओं से ही प्राप्त होता है। समुद्री मछली जो होती है उन्हें हमें जो विटामिन डी प्राप्त होता है उससे कॉड लिवर के द्वारा जो तेल निकाला जाता है उससे हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से यह लेसन अपना यहाँ पर ख़त्म होता है बच्चों। अपन इसके बारे में पढ़ा, अध्ययन किया। तो आप लोग इन वीडियो को अच्छे से देखिए और समझिए, और समझ में ना आए तो बार बार इसको समझने की कोशिश कीजिए।